मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 1935 के अधिनियम 1935 एक्ट की चर्चा करेंगे, उनके मुख्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को हम देखने की कोशिश करें। बैकग्राउंड में क्या था? इससे पहले हमने 1919 का अधिनियम देखा था। 1919 के अधिनियम में ये बात लिखी गई थी कि आफ्टर 10 years द असेसमेंट विल बी डन। उसका मूल्यांकन किया जाएगा और देखा जाएगा कि 1935 एक्ट 1919 एक्ट के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की जा रही है वो कितनी सफल हुई और उस मार्ग में क्या बाधाएं हैं, क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं और बाधाओं को दूर करके एक बेहतर व्यवस्था और तरीके से लागू की जा सकती। तो इसी को फॉलो करते हुए जो है 1927 में एक साइमन कमीशन जो है वो भारत भेजा गया। साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया, चूँकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। इट वाज ऑल वाइट कमीशंस, और इसलिए जो है भारतीयों ने इसका विरोध किया। और साइमन कमीशन उसके बावजूद भारत आया, उन्होंने अपना कार्य किया, अध्ययन किया और वापस गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन कमीशन के द्वारा ही भारत में रहते हुए एक चुनौती जो है भारतीयों को दी गई कि वो अपने लिए कोई व्यवस्था प्रपोज करें, प्रस्तावित करें। और इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसने भारत के भावी संविधान की रूपरेखा, भावी शासन व्यवस्था की रूपरेखा को भी प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही जो है गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के द्वारा चर्चा परिचर्चा की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के माध्यम से भाग लिया और अपने विचार को रखा था। इन सभी विचारों को जो है एकत्रित करके और फाइनली इन सभी को मिला करके एक एक्ट, जिसे हम 1935 एक्ट कहते हैं, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया और उसे लागू करने का प्रयास किया गया। हालांकि 1935 एक्ट पूर्ण रूप में कभी भी भारत में लागू किया जाना संभव नहीं हो सका। हम देखेंगे कि इसमें क्या विशेषताएं थी। हमारे लिए 1935 एक्ट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि 80% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। लगभग 80% संविधान जो है वो 1935 के अधिनियम की ही कॉपी है। तो इस संदर्भ में देखें कि 1935 एक्ट के द्वारा क्या महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई थी और भारतीय संविधान ने 1935 के एक्ट से कौन कौन सी विशेषताएं ग्रहण की। इस संदर्भ में हम देखते हैं, पहले ही जो विशेषता हमें दिखाई देती है वह अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था। प्रपोज किया गया था ऑल इंडिया फेडरेशन को प्रपोज किया गया, जिसमें ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले प्रोविंसेस और जो देशी रियासतें थी, इंडियन स्टेट्स थे, उन सभी को मिला करके व्यवस्था की कल्पना की गई थी। हालांकि ये देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक रखा गया था। जो उसमें शामिल होना चाहे वो शामिल हो, जो बाहर रहना चाहते हैं वो बाहर रह सकते थे। लेकिन ये व्यवस्था कभी भी जो है भारत में लागू नहीं हो सकी 1935 एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के रहते। ये बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का संविधान बना, तब जाकर के भारत की संघीय संरचना को स्थापित किया गया। भारतीय संघीय संरचना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। तीनों सूचियों का पहला उल्लेख 1935 के एक्ट में दिखाई देता है। 1935 के एक्ट में 3 सूचियां शामिल की गई थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र, संघ और राज्य के मध्य जो शक्ति का विभाजन होगा उस 3 सूचियों के द्वारा होगा, ठीक वैसा ही जैसा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आज दिखाई देता है। संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक उसी तरह की व्यवस्था 1935 के एक्ट में की गई थी। 1935 के एक्ट में जो व्यवस्था की गई थी उसमें संघीय सूची में 35 विषय रखे गए थे, जिस पर संघ का अधिकार था, संघ को कानून बनाने का अधिकार था और कार्यकारी अधिकार था, न्यायिक अधिकार था। राज्य सूची में 54 विषय रखे गए थे। उन विषयों पर राज्य को अधिकृत किया गया था कानून बनाने के लिए और उस पर जो है प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकार स्थापित करने के लिए। उसी तरह से संवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट में 36 विषय रखे गए, जिस पर दोनों का अधिकार दिए गए थे। परंतु हम जानते हैं कि दोनों को अधिकार, संघ और राज्य का जहाँ समान अधिकार है, वहाँ यदि कोई कानून बना है और संघ और राज्य के कानून के बीच में विरोधाभास है
तो संघ के कानून ही मान्य होते हैं, राज्य के कानून उस सीमा तक शिथिल हो जाते हैं जिस सीमा तक वो संघ के कानून का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। तो भारतीय संघीय संरचना का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर जो सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन है, उसकी पहली झलक जो है 1935 के एक्ट में हमें दिखाई देती है। दूसरी विशेषता हम देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थी। अब तक जो ब्रिटिश सरकार जो घोषणा करती आ रही थी कि भारत को ट्रेन करके भारत को एक स्वायत्तशासी व्यवस्था में परिणत करना चाहती है, भारतीयों को वो धीरे धीरे ट्रेन करके धीरे धीरे मैच्योर करके उसको शक्ति हस्तांतरित करने का अपना अपना उद्देश्य रखती है, उसको पूरा करते हुए उसको अमल में लाते हुए पहली बार 1935 के एक्ट में राज्य में द्वैध शासन प्रणाली का अंत करके स्वायत्त शासन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। स्वायत्त शासन प्रणाली में सभी के सभी विषय जो राज्य के हैं वो राज्य के जनप्रतिनिधियों के अधीन रखे गए। जनप्रतिनिधि के द्वारा जो विधायिका बनती है उन विधायिका से मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को जो अधिकार दिए गए वो अधिकार के लिए वो जनप्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी माने गए। तो पहली बार भारत में स्वायत्त शासन प्रणाली, सेल्फ गवर्नमेंट या लोकप्रिय सरकार या लोकप्रिय शासन की व्यवस्था की गई, जिसमें उत्तरदायी शासन की कल्पना पहली बार जो है दिखाई देती है और ये राज्य से शुरू होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है व्यवस्था थी और इसी को का अनुसरण करते हुए भारत में जो है संघीय संरचना में राज्य को स्वायत्तता प्रदान की गई है। राज्य के जो विषय हैं उन विषयों पर राज्य को पूर्ण अधिकार दिया गया है, हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में संघ को हस्तक्षेप करने का भी अधिकार दिया गया है। तीसरी विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि जो व्यवस्था पूर्व में 1919 के एक्ट में राज्य के लिए लागू की गई थी, द्वैध शासन प्रणाली, उसको राज्य से समाप्त करके केंद्र के स्तर पर स्थापित कर दी गई थी। केंद्र में अब जो है सरकार दो भागों में विभक्त थी। एक जो केंद्र को जो विषय थे उनको दो भागों में विभक्त किया गया था। एक वो भाग जिस पर जो है वाइसराय या गवर्नर जनरल अपने अपने काउंसिलर्स, अपने जो है ऑफिसर्स, अपने मंत्री सलाहकार के माध्यम से शासन करेगा, और दूसरा जो भाग है जो हस्तांतरित विषय है उस विषय का नियंत्रण जो है जनप्रतिनिधियों के हाथ में था और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के हाथ में था और जनता के प्रति वह प्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी थी। तो केंद्र स्तर पर ये द्वैध शासन प्रणाली का जो है प्रयोग यहाँ पर किया गया। चौथी विशेषता के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देती है जो आज भी जो है आंशिक रूप से भारत में लागू है कि 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रयोग किया गया। प्राय जो है राज्यों में विधायिका एक सदनात्मक है जो जनप्रतिनिधि सदन है, परंतु उस समय 6 राज्यों में बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। जनप्रतिनिधि सदन जो विधानसभा थी और अप्रत्यक्ष रूप से या कुछ विशिष्ट समूहों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनाई गई व्यवस्था जिसे विधान परिषद कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, इसका गठन किया गया। आज भी भारत में 7 एक राज्यों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है, अन्य राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था। तो ये जो द्विसदनात्मक विधायिका का जो कॉन्सेप्ट है उसको पहली बार जो है उसकी झलक हमें 1935 के एक्ट में दिखाई देती है। तो ये चौथी विशेषता थी। पांचवी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। हम जानते हैं कि 1909 के अधिनियम से ही जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब मुसलमानों को जो है सिखों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा था। इसमें इसको विस्तार किया गया और जो है अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों को भी इसमें शामिल करते हुए इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। ये भारत के लिए जो है बहुत ही विनाशकारी रहा है। सांप्रदायिकता के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ, पर उसके बावजूद भी भारत में उन वर्गों के लिए इस व्यवस्था को बाद में भी अपनाया गया। हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। परिवर्तन के साथ उन वर्गों के लिए जो है यह प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है जो विकास की यात्रा में बहुत पीछे छूट गए हैं, इसलिए उनको जो है पीछे से निकाल करके और अग्रिम पंक्ति के या मुख्य धारा की पंक्ति में लाने के विचार से इस प्रतिनिधित्व प्रणाली को आज भी अपनाया गया है।
थर्ड विशेषता के रूप में ये थी कि मत के अधिकार का एक्सपेंशन किया गया। 1935 एक्ट में जो है मत के अधिकार जो दिए गए थे वो सभी को नहीं थे। 1919 के अधिनियम में भी हमने ये चर्चा की थी कि मत के जो अधिकार थे, जनता को जो प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो वैश्य मताधिकार पर आधारित नहीं था, बल्कि जो है शैक्षणिक योग्यता या संपत्ति का अधिकार या संपत्ति का स्वामित्व जो है इसके लिए आधार था। तो सभी नागरिकों को मत के अधिकार नहीं थे, लेकिन इस समय यहाँ पर जो लोगों को और मत के अधिकार बढ़ाया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार यहाँ पर दिया गया था। संघीय भावना को और सुदृढ़ करने का जो है प्रयास किया गया है 1935 एक्ट में, या दूसरे रूप में कहें तो 1935 एक्ट एक संघीय संरचना को स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो अखिल भारतीय संघ के आधार पर केवल शक्तियों का विभाजन ही नहीं किया गया था, परंतु और भी बहुत सारी संस्थाएं जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे उन्होंने संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रस्ताव रखा था, संयुक्त सेवा आयोग के गठन का भी प्रस्ताव रखा। आज भी हम जानते हैं कि केंद्र में संघीय लोक सेवा आयोग है, जो संघ के लिए केंद्र के लिए जो अधिकारी हैं उसके चयन का कार्य करता है। और संयुक्त सेवा में भी बहुत सारे जो अलग से जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए आयोग जो है चयन का काम करता है। इसी तरह से एक और विशेषता कही जाती है, संघीय न्यायपालिका का गठन किया गया का प्रस्ताव था। संघीय न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि संघ जब बनता है तो एक और संघ होता है, दूसरी ओर राज्य होता है। राज्य और संघ के बीच मतभेद और विवाद की असीम संभावनाएं होती हैं, और इन संभावनाओं में जो है शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता होती है जिस पर सभी का विश्वास हो, जो निष्पक्ष हो, जो स्वतंत्र हो, और जिसमें काबिलियत हो कि वह इन पूरे समझौते को, पूरे अभिलेख के प्रावधानों के का जो स्पिरिट है उसको उस आधार पर उसकी व्याख्या करें और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से जो है परिवर्तित परिस्थितियों में उसको संचालित करने में अहम भूमिका का निर्वहन करे। इसी को दृष्टि में रखते हुए संघीय न्यायपालिका के गठन की व्यवस्था थी, जो संघ को क्रियान्वित करने में या संघ को सुदृढ़ता प्रदान करने में जो अपनी भूमिका का निर्वहन करता हो। इसलिए संघीय न्यायपालिका के गठन की भी बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन भी 1935 एक्ट के द्वारा ही किया गया था। 1935 एक्ट के द्वारा ही किया गया था, और जो आज हमारे जो है वित्तीय व्यवस्था का एक पिलर है, देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के केंद्र में यदि कोई संस्था है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे स्वायत्तता प्राप्त है। और इस तरह से जो है 1935 एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। एक और महत्वपूर्ण जो है इसमें जो है परिवर्तन किए गए थे, और उसकी विशेषता को देखा जाता है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत को पर शासन जो है इंग्लैंड का शासन जब स्थापित हुआ तो जो है मंत्रिमंडल के एक मंत्री की व्यवस्था की गई थी, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नाम से जानते थे। उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल की व्यवस्था की गई थी, जिसको इंडिया काउंसिल, भारत परिषद के नाम से जानते थे। जो भारतीय मामले के जानकार थे उन वैसे व्यक्तियों को उनमें जगह मिलती थी, और वो जो है भारत के मामले में मंत्री जो इंग्लैंड के मंत्रिमंडल में थे उनकी सहायता करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया और पहली बार जो है उनको स्वतंत्रता प्रदान की। हालांकि भारत परिषद के समापन के बाद जो वर्ड क्रिएट हुआ उसको भरने के लिए कुछ जो है परामर्शदाताओं के नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि इंडिया काउंसिल का जो है को समाप्त कर दिया गया, जो भारत पर शासन करने के लिए
प्रमुख भूमिका इंग्लैंड में रहकर निभाया करता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1935 का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से अगर देखें, भारतीय संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से देखें तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस अधिनियम में जो विशेषताएं हैं, लगभग उन्हीं विशेषताओं को जो है आने वाले समय में भारतीयों ने अपनाया और इसके आधार पर ही भारत की व्यवस्था आज संचालित है। आज इतना